नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी द सोल रिवाइवर संध्या। आज मैं महोदरी ग्रुप की तरफ से, जिसकी मैं मॉडरेटर हूँ, और श्वेता खिलवानी जी, जिनकी फाउंडर हैं, उनकी तरफ से आज हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक बहुत ही प्यारी आत्मजीत कौर जी से, जो कि एक बहुत ही आत्मनिर्भर लेडी हैं, और जिन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी हर्डल्स के बावजूद अपने आप को स्टैंड किया। किस तरह से उन्होंने बचपन से अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं किया, ना ही उन्होंने ये महसूस किया कि जो दुविधाएं या जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ रही हैं, उनको उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। तो बचपन से ही वो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, इतनी ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस किया, जिसके बारे में आज हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो हम सारी विमेन के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो जैसा कि महोदरी में हम तरह-तरह की विमेन को प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी अपना प्रोत्साहन लेते हैं, अलग-अलग लोगों को, जैसे हमने पिछली बार डॉक्टर्स सीरीज़ की थी और डॉक्टर्स से बातें की थी, इसी तरह से आज हम आत्मजीत कौर जी से बात करेंगे, जो कि एक अ अ, बहुत ही स्ट्रगलिंग लेडी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया, जो कि अमृतसर से हैं, और साथ ही साथ इतनी स्ट्रांगली डीलिंग्स की अपनी लाइफ में। और मैं उनके लिए एक दो पंक्तियां कहना चाहूंगी, जो कि मैं सोचती हूँ उनके लिए बहुत ही हम सबके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जी फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, इसी तरह की हमारी आज की गेस्ट हैं, जिनके हुनर बोलते हैं और जो हमें आज अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएँगी। जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आत्मजीत जी हमारे इस महोदरी ग्रुप में और हमारे इस प्रोग्राम में। तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से स्टार्ट करने का सोचा? जब आपके फादर जॉबलेस हो गए, जब आपके फादर के पास काम नहीं था, तब उस वक़्त आप बहुत छोटी थीं, और आपने अपने आप को कैसे स्टैंड किया? हम हमारी जो व्यूअर्स हैं, हमारी विमेन जो जिनको हम एम्पावर करते हैं, उनको प्लीज़ बताइए। शुरुआत से थोड़ा पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर अपने बारे में बताइए प्लीज़। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, महोदरी ग्रुप का, संध्या जी का, श्वेता मैम का, कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आज एक इंस्पिरेशनल लेडी बन के आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में एक दिन ऐसा स्टेप आएगा कि मैं भी कभी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन पाऊँगी। खुद के लिए सब कुछ करना काफ़ी नहीं होता। दूसरों के लिए जो करे, वो जो अपने खुद को आनंदित होता है, महसूस होता है कि हाँ, अब हम जी रहे हैं, ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो वो एक आत्मा का, मेरी रूह का जो एक आप कह सकते हैं कि भोजन है, मेरे जीने का एक राह है, जिससे मैं जी रही हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ये ऐसी लाइफ में कभी ऐसा स्टेप आएगा कि मैं दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाऊँगी। सच में बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। इस तरह से मुझे जो लाइव शो जब मैं बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे हुआ, तो मैं समझती हूँ कि सबके लिए ज़िंदगी अलग-अलग है। ज़िंदगी की परिभाषा अलग-अलग है। उनके लिए जब लड़की के लिए जब
कोई मौत का रास्ता सामने आता है, जिससे वो बहुत सही सलामत बच के बाहर निकल आती है और फिर एक ऐसा जुनून जागता है कि नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं सबसे अलग दिखूँ, तो वो तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो जैसे कि आपने बोला कि मैं सबसे पहले अपनी पिछली लाइफ़ से शुरू करूँ, तो बड़ी अच्छी लाइफ़ चल रही थी, पापा की गवर्नमेंट जॉब थी और आई थिंक ये 1999 की बात है, मैं 5th क्लास में थी। तो काफ़ी छोटी थी, इतनी ज़्यादा भी समझ नहीं थी। जब पापा की जॉब चली गई, कुछ उनके जो ऑफ़िस में हुआ होगा कुछ, मैं छोटी थी, मैं नहीं समझ सकती थी उनकी जो भी परेशानी थी। मगर हाँ, उनके चेहरे की परेशानी, मम्मा के चेहरे की परेशानी मुझको ये ज़रूर बता रही थी कि जो भी हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। हमारी ज़िंदगी में भूचाल आ गया है। तो मम्मा-पापा कुछ ना भी बताना चाहें मगर जब बात आती है ना कि बच्चे होते हैं जब किसी चीज़ को माँगने की ज़िद करते हैं और वो नहीं मिलती, किसी जगह पे जाने की ज़िद करते हैं, तो पेरेंट्स नहीं लेके जाते ड्यू टू सम मनी इश्यूज़ या अनदर इश्यूज़। तो तब थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं हो रहा। मैंने ये चीज़ माँगी थी, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। और जब ये टाइम निकल जाता है लाइक अगर मैं आज की बात करूँ तो वो चीज़ों को सोचती हूँ तो हम लोग सोचते हैं कि यार हमने ना ही माँगा होता, हमारी वज़ह से मम्मा-पापा ऑलरेडी परेशान थे, हमारी वज़ह से और परेशान हो गए। तो ये चीज़ दिल को चुभती है मगर बच्चे को नहीं ना समझ होती और टाइम कभी भी अच्छा आए या बुरा आए, कभी भी बता के नहीं आता। जी। तो ठीक है, जिस तरह से चल रहा था एडजस्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत मम्मा ने बताया कि नहीं अब जो भी पैसे हैं उनको बहुत सँभाल के यूज़ करना होगा। ये नहीं है कि कुछ भी इधर-उधर फ़ालतू खर्चा आप बोलो कि इधर जाना, उधर जाना है। मम्मा ने अपनी तरफ से पूरा समझाया। तो मेरा भाई तो मेरे से भी ज़्यादा छोटा था, वो फर्स्ट में था, मैं तो फिर 5th में थी। कम से कम 10 साल 9-10 साल तो मेरी एज थी, तो मैं आराम से समझ सकती थी। उसके बाद धीरे-धीरे अब जो है सिलसिला डे बाय डे और बदतर होता गया। जॉब नहीं मिल रही थी, प्राइवेट भी जॉब ढूँढने गए, कभी जाते पापा का एक्सीडेंट हो जाता, कभी कुछ हो जाता, तो ऐसी सारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही, परेशानियाँ और बढ़ रही थी। तो तकरीबन 6 साल तक जो है फिर भी जॉब नहीं मिली, मतलब कोई छोटी-मोटी जॉब भी नहीं मिली। एक दिन कंडीशन ऐसी आ गई कि पापा बोलने लगे कि देख मेरे से अब ना ये जो प्राइवेट स्कूल है इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा, तो तुझे शिफ्ट करना होगा। तो मुझे फिर गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे पहले 2 दिन जाके बहुत रोई, इतना रोई बिकॉज़ जो गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियाँ थी वो मेरे से वो नहीं हो रही थी, मैच अप नहीं हो रही थी। शायद ये हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियों को थोड़ी-सी इंग्लिश नहीं आती थी और मैं थोड़ी-सी कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोली तो उनको लगता था कि शायद मैं किसी सुपीरियर फैमिली से आई हूँ। तो वो मेरे से मिक्स अप नहीं हो रही थी, तो मेरे को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मगर घर पे भी क्या बताती? तो 10th कर रही थी, टीचर्स क्लास में नहीं आते थे, कुछ आते थे, उनकी क्लास लगा लिया करती थी मगर अपने आप को सेटलमेंट तो करना था ना जैसे भी हालात थे क्योंकि पापा को बताती थी, मम्मा को बताती उन्होंने कहना था घर बैठ जा। तो सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ऑलरेडी मैं स्टेज पे काफ़ी सारी स्पीचेस देती थी, पोएट्री बोलती होती थी। तो जहाँ पे भी चांस मिलना स्कूल में कभी किसी की परवाह किए बिना स्टेज पे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलती होती। अब उधर गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कोई चांस नहीं मिल रहा था, तो उधर एक चेस रूम होता था, तो मैं उसमें घुस गई। टीचर को जाके बोला कि मेरे घर पे चेस खेलते हैं, सारे लोग मेरे नानू खेलते हैं, मामू खेलते हैं, मम्मा खेलते हैं, तो उधर जाके मैं चेस खेलना शुरू कर दिया। पता ही नहीं चला कब मैंने पूरे स्कूल में से अपने लेवल की 6 लड़कियों को सिखाई और कब स्टेट लेवल प्लेयर बन गई। मुझे खुद ही नहीं पता चला। कदम बढ़ते गए, मेरा हौसला बढ़ता गया, मगर हालात घर के वैसे के वैसे ही थे कि पाँव में पहनने की जो जूते थे वो भी पूरे नहीं थे। तो स्टेट लेवल प्लेयर बनने की वजह से फिर एक टीचर ने बोला कि अब सर्दियाँ आने वाली है और तू क्या दूसरे कलर का स्वेटर पहन के आ गई? मैंने कहा मेरे पास नहीं है, आप ब्लैक कलर का स्वेटर बोल रहे हो, मेरे पास नहीं है, मेरे घर वालों ने आज तक नहीं पहनाया ब्लैक वाला। जी। तो उन्होंने मेरे को खुद से स्वेटर दिया, फिर मेरे से पूछा बुक्स ले सकती है? मैंने कहा नहीं आई कांट।
तो जो भी आपके इधर टीचर कॉपी रहते हैं ना, सप्लीमेंट कॉपीज़ मिलती हैं, मुझे वही दे दो, मैं उससे पढ़ लूँगी। तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन सुबह आपको पहले आपके टेबल पे बुक रहेगी, ये मेरा वादा है तो ये मैं निभाऊंगी। उधर ही मेरी फीस का इंतजाम हो जाना, तो घर पे आके पापा को नहीं परेशान करती थी, बोलती थी पापा फीस का काम हो गया, वो आप टेंशन छोड़ दो। तो इस तरह से करते करते अब टर्न आ गई थी कि कॉलेज कॉलेज आना था, फिर कॉलेज की फीस का था सबसे बड़ी बात थी। तो वो जो स्टेज पे परफॉर्मेंसेस करती थी वो काम आई, उन्होंने मेरी जो है फीस वहाँ पे भी कंसेशन कर दी। अब ग्रेजुएशन तो होगी, अब प्रॉब्लम आ रहा था एमएससी का, क्योंकि केस अभी तक कोर्ट में चल रहा था और इधर से सिर्फ प्राइवेट जॉब का ही इंतज़ाम हुआ था, जहाँ से हार्डली, अगर मैं बात करूँ 2010 की बात कर रही हूँ, और गवर्नमेंट जॉब से मेरे फादर सिर्फ 4,000 से 4,500 इतना पे मिल रहा था। इसी में हम लोग अपना, मैं और मेरा भाई दोनों पढ़ भी रहे थे, घर का खर्चा भी चल रहा था, उधर से वकील की फीसें भी जा रही थी। तो काफ़ी दिक्कत थी, तो टेंशन भी थी। तो मैं साइकिल पे ही ग्रेजुएशन किया। अभी मम्मा को ये भी डर था कि अगर इसने एमएससी के लिए जाना है, कॉलेज भी चेंज होगा, और कहीं मेरा बच्चा जिद ना करे कि मुझे एक्टिवा लेके दो, क्योंकि आगे वाला कॉलेज डेफिनेटली हाई एजुकेशन के लिए जा रही है, ये फिर ना मानी तो मम्मा ने पहले बोल दिया कि देख तेरे को आगे अगर पढ़ना है तो तुझे साइकिल पे ही जाना होगा। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, मुझे पढ़ना है, मुझे हर हाल में पढ़ाई करनी है, बिकॉज मुझे टीचर बनना है, तो मैं साइकिल पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो नेक्स्ट कॉलेज में जब गई, तो वहाँ पे मैंने बताया कि मैं इस तरह से चेस की स्टेट लेवल प्लेयर थी, इस तरह से मैंने जो है एंकरिंग वगैरह जो करते आई हूँ, जो स्टेज वर्क मुझे सारा आता है। तो सीसीए का मुझे जो है उन्होंने मेंबर बना के मेरा फुल फी कंसेशन कर दिया एमएससी मैथ्स का। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी एमएससी मैथ्स का मेरा ख्याल एक ही साल निकला था, तो पापा की जॉब वापस आ गई अचानक से, गवर्नमेंट जॉब वापस आ गई। जो इतने सालों का थोड़ा बहुत पैसा था वो भी वापस आ गया। हमको लगा हमारा टाइम बहुत ही अच्छा हो गया, सबसे बेटर हो गया। अब जितना हमने वो किरस कर करके जिए, अब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल जी। बी नॉर्मल। तो घर की छोटी मोटी चीज़ें आनी शुरू हुई, लाइक इन्वर्टर। इन्वर्टर नहीं था, हम लोग वो जो सिलेंडर होता ना, सिलेंडर की लाइट में पड़ते थे, अक्सर लाइट गई रहती थी। तो फ्रिज आई, इस तरह से छोटी मोटी जो लाइक अलमीरा आई। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो आनी शुरू होगी। अभी पापा को जो जॉब मिला था, उनके रिटायर होने में सिर्फ 1.5 साल बाकी रह गया था, और पापा को चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था। और उनके चंडीगढ़ जाने के बाद 8 महीने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी मदर को लास्ट स्टेज का कैंसर है। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब अभी तो जस्ट क्या, मतलब ये खुशियाँ आई हैं और सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे नॉर्मल होगा, हम भी बाकी लोगों की तरह। जो छोटी मोटी चीज़ें लाइक मोबाइल आएगा, मोबाइल भी नहीं था हमारे पास। तो मतलब ये क्या हो गया ना, ये मतलब आया भी फाइनल स्टेज का कैंसर। और 8 महीने के अंदर अंदर जो है, मतलब मम्मा का जो हालत था, ऐसा हो गया कि उनका याददाश्त चला गया, उनका वो जो वन साइड था, लेफ्ट साइड, वो पूरी पत्थर हो चुकी थी। और हमसे जो बन पड़ता था हमने किया। उधर से मेरी एमएससी मैथ्स चल रही थी, कॉलेज वालों को पता था कि ये नहीं कॉलेज आ सकती, कॉलेज नहीं अटेंड कर रही, एग्ज़ाम नहीं दिए। बट कॉलेज इतना कॉपरेट कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती, इतनी कॉपरेशन थी कॉलेज की तरफ से। और क्या हुआ कि जिस रात मम्मा की मौत हुई, सुबह भाई का मेरा भी दोनों का एग्ज़ाम था। तो थैंक गॉड वो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, बट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो यस, टीचर को एवरी कॉल कर एग्जाम दिया इज कि इम्पोर्टेंट, जो भी एग्जाम होते हैं वो सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और लाइफ में जब हमें लगता है कि हमारी स्ट्रगल खत्म नहीं हो पा रही है, अभी जैसे आप बता रही हैं कि आपकी स्ट्रगल तो फिनिश हो ही नहीं पा रही थी, जैसे ही आपको लगा कि हाँ अब पापा का जॉब ठीक हो गया है, एकदम से फिर मदर का हो गया, एंड देन उस टाइम पे हम लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ता है। तो आपने ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जिसकी वजह से आपकी एमएससी
मैथमेटिक्स भी कंप्लीट हो गई और आपको काफ़ी सारे नहीं अवार्ड्स मैम, भी अभी मिले हैं। अभी तो स्ट्रगल असली शुरू होना था। हमें लग रहा था कि हम बहुत कर चुके थे, हमें लग ओके। रहा था ये हमारा वो था एक भरम था कि मेरा स्ट्रगल है जो मतलब वो कंप्लीट हो गया, बिकॉज एमएससी मैथ्स हो गया, देन आई विल गेट जॉब, देन आई विल सेटल ना, मुझे लग रहा था। बट वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मम्मा ओके। एक्सपायर हो गए, ठीक है। अब पापा 4 महीने के बाद रिटायर होके घर आते हैं, उसके बाद मुझे अब फाइनली जॉब करना था और बीएड करना था। ये मेरे सामने दो टारगेट थे और मुझे घर भी संभालना था। तो हाँ। टारगेट्स को लेके चल रही थी कि जॉब तो बाद की बात थी, पहले बीएड कंपलसरी थी। पापा को जैसे तैसे करके बीएड के लिए मनाया और बीएड हो जी। गई। अभी भी जस्ट मेरी जो एज थी वो 23 हुई थी। एमएससी बीएड के बाद भी जो मेरी एज थी 23 हुई। ओके, और मैंने ओके। जॉब ढूंढना शुरू किया। अब मुझे पता चला कि जो पहले स्ट्रगल चल रहा था ना, वो फैमिली का कलेक्टिवली स्ट्रगल था, वो मेरे अकेली का नहीं था। अब मेरा सिंगल इंडिविजुअल स्ट्रगल शुरू हुआ, जब मैं जो एक्चुअली प्रोफ़ेशनल मैं और मेरा स्ट्रगल भाई होता दोनों है, सेम। आपका प्रोफ़ेशनल स्ट्रगल, उसके बाद प्रोफ़ेशनल स्ट्रगल आपका स्टार्ट हुआ, जो कि यस। तो बिल्कुल आपकी पर्सनल से बिल्कुल डिफरेंट था। जी। बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ऐसा लगता था कि मम्मा ने इसके बारे में तो कभी कुछ बताया नहीं। इतना सब कुछ बताते थे, समझाते थे। जैसे छोटी छोटी बातें, ये ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, दूसरे घर जाएगी तो किसी से ऐसे बात करनी है, किसी से ऐसे लेना देना करना है, सब कुछ समझाते थे। मगर जो स्ट्रगल अब शुरू हुआ था वो ये था कि जब मैं और मेरा भाई दोनों सेम कॉलेज थे। मेरा कॉलेज मतलब ख़त्म हो गया, उसका सेकंड ईयर हुआ था। तो उसके जी। रिगार्डिंग मुझे कॉलेज में कभी कभार जाना पड़ता था। और मेरे खुद के एक टीचर ने मेरे को जो है हमारा जो वो कॉलेज था ना, वो डिवाइड था, डिवीजन में था। मतलब कुछ पार्ट यहाँ था, कुछ पार्ट सड़क के उस पार था, कुछ पार्ट गली के उस पार था, ऐसे था, डिवीजन में था। तो एक टीचर ने जो मतलब जिसको मैं टीचर की तरह मानती थी, तो उन्होंने मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा गंदे शब्द बोले। और मेरे को, मैं तो जस्ट ऐसे स्टिल खड़ी रह गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब मैं टीचर की तरह इसको रिस्पेक्ट दे रही हूँ और ये मेरे से कैसे बात कर रहा है। तो घर पहुंची, सोचा पापा को बताऊं। फिर मुझे मेरे पापा का स्वभाव पता था, भाई का पता था, इसलिए मैं बताते बताते रह गई। मैंने कहा चलो इस बात को छोड़ो, लीव इट, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने का टाइम है। जॉब ढूंढने गई तो जॉब पे भी कुछ ऐसी ही मुश्किलें आई जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हुई। एक जगह, दो जगह, काफ़ी जगह, किसी ना किसी तरह से, कोई ना कोई वे से। फिर मैंने कविता लिखना शुरू किया। तो जैसे होता है एक बंदे को शौक, जैसे मैंने कविता लिखी है, तो कविता अब कहीं छपनी भी चाहिए, खुशी मिलती है। तो वहाँ जी, पे भी दो लोग दो ऐसे गंदे दो गंदे। लाइनें हम सुनना चाहेंगे आपसे आपकी कविता की। जी ज़रूर, मैं सुनाऊंगी। तब मैं जब मैंने लिखना शुरू किया तब तो बहुत जी। बड़ी कविता होती थी। आजकल तो सिर्फ 2 मिसरी या 4 मिसरी कविता रह गई है। जी, और जी, जी। मैं पंजाबी में लिखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अ, मैं 2 सत्रें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी, कि प्लीज़। काहल ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ, ਕਾਹਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਜਰਨ ਦੀ। ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਨਾ ਜਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ आई तो तेनू ही, तू ही सुनना चाहना है ना, कि तुम सुनना चाहते थे कि मैं मतलब क्या ऐसा फील करके आई हूँ जो मैं ऐसी हार्ड जी, बन गई हूँ। जी, जी। आज मैं हार्ड बन हार्ड गई। हूँ, स्ट्रॉन्ग ऐसी हो नहीं हूँ गई कि हूँ मैं मैं। सॉफ्ट हूँ, स्ट्रांग हो गई हूँ, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग हूँ। तो अब उसको सहने की हिम्मत रखूँ। जी। तो इस तरह से करते कराते काफ़ी सारी जगह पे जॉब करने गई, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हुई तो खुद भी छोड़ के भागना पड़ा। कभी लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। यार, आवाज़ उठाते भी हैं। इट मतलब आवाज़ उठाने के बहुत सारे ढंग होते हैं, तरीके होते हैं। लाइक हम आवाज़ उठाते भी हैं वहाँ पे जब पब्लिक जमा होने वाली हो। अगर आप अकेले हैं, जब आपको पता है पीछे आपके सपोर्ट पे कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ से चुप करके आ भी गए हैं ना, जी। तो आप अपने मन की शांति को भंग नहीं करना चाहते, या फिर आपके सामने सिचुएशन ही ऐसी है कि आप वहाँ पे अगर शोर मचाते हो तो आपकी जान को और खतरा पड़ जाएगा, या फिर आपके जो पीछे फैमिली है उसको भी प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम सकता है। हो सकती है।
तो हर जगह पे देखिए आवाज़ उठाई जाती है, मगर सिचुएशन को देख के, सिचुएशन को हैंडल करके, क्योंकि लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं, हाँ जी, जी, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया? ये आसान नहीं होता है। घर पे जाके जो आपके घर पे बहनें, बहुएँ, बेटियाँ बैठी हैं ना, जो जॉब करने जाती हैं, उनसे एक बार पूछ के देखो, बैठ के देखो, उनके पास दिल की बात सुन के देखो, फिर पता चलेगा कि हम लड़कियों पे क्या बीतती है जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल। तो ये कहना बहुत आसान है, जब आप एक लड़की को इतना पढ़ाते हैं, फिर उसको मजबूत बनने के लिए खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो मजबूत बन पाए। तो इस तरह से करते-कराते ये सब कुछ तो हो गया, उसके बाद 2017 में मेरी शादी हुई और यहाँ पे फैमिली में आके मैंने अमृत छका। नो डाउट स्ट्रॉन्ग पहले भी थी, आवाज़ भी उठाती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे हरासमेंट हुई ये बिल्कुल भी नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाई, मगर 2015 में मैंने एक छोटा-सा स्कूल खोला, इस सारी हरासमेंट से बाहर आने के लिए, बिकॉज़ डिप्रेशन में चला जाता है, जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जब उसके पास ना मदर हो, ना सिस्टर हो, जी, डिफ़िकल्ट हो जी। जाता है, कहीं पे सर्वाइव करना। तो 2015 में जॉब ढूँढ रही थी, मैंने कहा चल यार जॉब मिलती रहेगी, अपनी ट्राई करते रहते हैं, और मैंने एक छोटा-सा स्लम एरिया में जाके स्कूल खोला 2 घंटे का, जिनमें उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो बिहार, गुजरात की तरफ से उजड़ के आए हुए लोग थे और यहाँ पे सिर्फ़ रोटी कमाने के लिए आए थे। उन जी, बच्चों जी। को बोला कि आप सिर्फ़ आप जैसे जो भी अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि अगर आप लोग काम नहीं करोगे, तो डेफ़िनेटली आप उस दिन का खाना नहीं खा पाओगे। तो आप प्लीज़ अपने काम जी। को डिस्टर्ब किए बिना सिर्फ़ 2 घंटे को शाम को इधर स्कूल में आना है, खाली हाथ आना है, इधर आपको खाने को भी मिलेगा और इधर आपको कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी है चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो भी मिलेगी। और हमने तो किसी के घर का जो आचल जी, कोर्टयार्ड था। आपने आपने इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कैसे किया? क्योंकि आपकी भी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि आप इस तरह से सब लोगों को सपोर्ट कर सकें। तो क्या कुछ एनजीओज़ थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया या कुछ लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? ऐसा क्या था जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और आपने, क्योंकि आपकी भी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं थी स्ट्रॉन्ग कि आप इस तरह से अनसिविलाइज्ड लोगों को हेल्प कर सके। जी, बताइए। एक्चुअली हुआ ऐसे था कि जब मैंने बताया कि पापा की जॉब आई, तो पापा की जॉब के बाद जो थोड़ा बहुत मैंने बीच में जॉब की थी, तो उससे मैं अब इतने साल का जो पीरियड निकला था कंजूसी कर कर के, उसमें 1-1, 2-2 रुपए जो वीकली मुझे मिलते थे, उनको जोड़-जोड़ के जो मैंने सँभाल के रखे हुए थी। जी, तो मम्मा की प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैंने उन पैसों को बैंक में जोड़ रही थी, जहाँ पे हमें चाहे 10 रुपए भी इंटरेस्ट आता था, तो हमें हमारे लिए वो बड़ी खुशी की बात होती थी। खुशी, तो बिल्कुल। जो थोड़ी बहुत उसके बाद मैंने जॉब करी, जॉब से जितनी भी सैलरी मिलती रही, उसको भी जो है जोड़-जोड़ के जो मैं ये कर रही थी, और मम्मा ने एक ही चीज़ बताई थी कि जितनी देर तू दसवंध निकालती रहेगी, उतनी देर तेरे को भगवान कभी पीछे का मुँह नहीं देखने देगा। तो वो जी, बस भगवान जी ने ही कुछ ऐसा आइडिया लेके आना था, और बस ये जो सपना था, ये मैं 10th में पढ़ती थी तब मैंने देखा था कि मैं सोसाइटी से बहुत कुछ ले रही हूँ। कभी ना कभी तो टाइम आए कि भगवान मुझे इस काबिल बनाए कि जी, मैं सोसाइटी को बिल्कुल। वापस दे पाऊँ। कुछ वेरी तो नाइस। दे पाऊँ, सारा तो मैं नहीं कर सकती, जितना लोगों ने मेरे लिए किया है मैं उतना नहीं दे पाऊँगी। सो मैं यही कहूँगी कि दुनिया में सारे लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, हर मोड़ पे हेल्प करते हैं, वो अनजाने लोग होते हैं और हमेशा के लिए आपको याद रह जाते हैं। तो जब ये स्कूल का विचार चल रहा था, और मैं एक स्कूल में जॉब पहले कर चुकी थी, वहाँ का जो माली था, उसके घर मैं गई थी उसको मिलने और उससे ये बात शेयर की। तो उसने कहा कि ठीक है मैडम, मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ बताइए। मैंने कहा भैया, माली भैया, मेरे को ना ये जो आपके घर का जो बेड़ा है ना, कोर्टयार्ड है, मुझे ये चाहिए। कहते ले लो। मैंने कहा ये तो बात ही बड़ी ईज़ी होगी। वहाँ पे हमने दरी बिछा के जो ब्लैक बोर्ड ला के जो थोड़ा बहुत शुरू किया। अब मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी लैंग्वेज और वो जो लोग बच्चे आए थे वो बिहार गुजरात से मैच नहीं हो रही थी, मिसमैच था। बहुत ओके। बड़ा गैप था लैंग्वेज का। तो फिर जी, मैंने जी। बोला भैया कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे तो यहाँ पे टीचर रखना पड़ेगा जो इनकी लैंग्वेज समझे और
टीचर इनको अपनी लैंग्वेज में समझा पाए। तो उसने समझा। बोला कि मेरी ना 2 भाभी हैं, एक भाभी 8वीं पास है और एक भाभी ग्रेजुएशन पास है। तो मैंने कहा ये बढ़िया हो गया। उनको बोला कि आप क्या करती हो? कहते हैं हम फ्री रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप थोड़ी-थोड़ी तनख्वाह लो जितना मैं आपको कर सकती हूँ और आप पढ़ाना शुरू करो। उस दिन से लेकर आज 5 साल हो गए, वही टीचर्स मेरे उधर पढ़ा रहे हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। कभी उन्होंने मेरे को शिकायत का मौका नहीं दिया। उनका सैलरी अभी भी ये कोरोना टाइम पे भी उनका सैलरी जाता है, जगह का रेंट जाता है, सब कुछ जाता है। वहाँ पे ये नहीं है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आई कि कुछ लड़कियां सड़क क्रॉस मतलब रोड क्रॉस करके आती थी, क्योंकि मेरा जो एरिया था वो बिल्कुल स्लम था और इतनी ओके। सुनसान जगह थी कि जो लड़कियां आती थी उनके कुछ दिन ना 2-4 दिन लगातार एक ओल्ड मैन पीछा कर रहा था। तो वो ओके। लड़कियों ने अचानक से आना बंद कर दिया, तो मेरा स्कूल बंद होने की कगार पे था, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था 2 या 3 बच्चे थे जिससे अच्छा। स्टार्ट हुआ था। तो मेरे को तो ये टेंशन थी। फिर मैंने उनसे बात करी, कहते हम ऐसा करते हैं जहाँ से ये लड़कियां आती हैं हम वहां पे जाके कोई जगह देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं मान गई। अदरवाइज माली भैया की जगह मुझे फ्री थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। बट ये सिचुएशन जो मेरे स्कूल को बंद करवा रही थी, मुझे ये प्रॉब्लम कर रही थी, सो मैंने उनकी जगह पे लोकेशन पे जाके जो ऐसी जगह ढूंढी जो परिवार खुद भी नीडी हो। तो वो क्या अच्छा। थे, जी, सब्जी जी, बेचते थे। सब्जी जी। बेचते थे, उनकी जगह मैंने किराए पे लेके तो वहां पे दोबारा शुरू किया और 5 साल हो गए, अब कोई रुकावट आई नहीं। मतलब ऐसी ओके। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जब आप कोई अच्छा काम भी करना चाहते हो या फिर अपने लिए कुछ करना चाहते हो, जी, तो जी, जी। प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उन प्रॉब्लम से भागने की बजाय, डिप्रेशन में आने के बजाय उनका सोल्यूशन निकालने में सॉल्यूशन निकालें, जाएं। सामना करें। ठीक है ना? तो जी, अभी ये कोरोना टाइम में आके फिर मेरे को लगा कि अब हम घर पे बैठे हैं तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, अपने लिए खाया पिया, बच्चे पाले, सब कुछ किया, वो तो सारी दुनिया कर रही है, जानवर भी कर रहे हैं ना, तो दूसरों बिल्कुल, के लिए क्या बिल्कुल। किया? जी, जी। तो ऑलरेडी ब्लड डोनेशन पहले मेरी चल रही थी, तो शादी के बाद थोड़ा सा बंद किया था। फिर ये कोरोना के टाइम पे मैंने देखा कि अब सभी लोग राशन बांट रहे हैं और ब्लड की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, बिकॉज कैंप लगने बंद हो गए थे। और जो हमारे थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं उनको डायलिसिस की वजह से हर महीने जो है ब्लड की ज़रूरत रहती है। तो फिर जी, मैंने वहाँ पे अवेयरनेस करनी शुरू की, ब्लड डोनेशन के अवेयरनेस करी, फिर ब्लड डोनेशन भी शुरू की और लोगों को हॉस्पिटल आने के लिए जो है प्रेरणा दी, ताकि वो आए। फिर कुछ हुआ, फ़र्क पड़ा और लोगों को अवेयरनेस हुआ कि यार ये काम भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूर। तो एक ये फ़ायदा हो गया। सेकेंडली फिर मेरे को भी अपनी कुछ क्रिएटिविटी करनी थी, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जी, जी। 551 कविताएं 48 घंटे मैं में। अभी आपसे इसी के बारे में पूछने वाली थी कि आपको लंदन से वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो दैट हम्म। वाज़ अमेज़िंग कि आपने अपनी एजुकेशन के साथ-साथ काफ़ी सारे एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अवार्ड और नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, नेशनल प्राइड एक्सीलेंस अवार्ड, फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड, इंडिया क्रिएटिव अवार्ड्स फॉर बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वेपन ऑफ सोसाइटी और काफ़ी सारे आपने मोटिवेशनल जो ये वर्क किए हैं इनके ऊपर भी आपको अवार्ड मिले। फिर आपने 551 पोएम्स 48 आवर्स में, दिस इज सो अमेजिंग कि आपने 551 पोएम्स 48 आवर्स में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन बनाया। तो इसके बारे में प्लीज अब आप मुझे बताइए। जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं वो जो भी लड़कियां हैं जो फील्ड में जाती हैं, जॉब में जाती हैं, उनको आती हैं। जी। और अगर मैं बात करूँ 10 को लेके, 10 लड़कियां लूँ और 10 में से 10 के साथ प्रॉब्लम हुई और उनमें से 8 गलत रास्ता अपना भी लेंगी, बिकॉज किसी ना किसी मजबूरी की वजह से, बिकॉज हर लड़की को अपना परिवार भी पालना है। ठीक है, तो बाकी की जो 2 बचेंगी ना, वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड करने की कोशिश करेंगी और करती भी बिल्कुल। हैं। मगर मुझे ना तो उनमें से 8 में से बनना था, ना ही 2 में से बनना था। और अगर मुझे 8 में से नहीं बनना था तो डैड श्योर कि मैं उनसे लड़ी भी हूँ। ये नहीं है कि हर बार जो है
मैं जवाब नहीं दे के आई हूँ, जवाब दे के आई हूँ। और मुझे उन 2 में से भी नहीं बनना था, बिकॉज़ ये जो ज़िंदगी मिली है, एक बार मिली है, ये बार-बार नहीं मिलने वाली। और कुछ ऐसा करके जाएँ ना कि जाते हुए, जाने के बाद लोग हमें याद रखें। उसका क्या बिल्कुल। फ़ायदा ना, एक आत्मजीत यहाँ से चली भी गई तो किसी को क्या फ़र्क पड़ा ना, ऐसा नहीं चाहिए था। तो मुझे बिल वो बुज़दिली वाली मौत नहीं चाहिए थी, मुझे तो मौत चाहिए जो मैं हँसती-खेलती हुई जाऊँ। तो हुँ, ये सारा काम करने के पीछे ये वजह थी कि मुझे अपने आप को उस डिप्रेशन में से बाहर निकालने का ऐसे-ऐसे रास्ते भगवान ने दिखाए, जब मैं मुझे लगा कि यस, ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, मेरे को बहुत बड़ी लग रही है, मुझे इससे बाहर निकलना है, तो डेफ़िनेटली मैंने प्लांटेशन शुरू कर दी। जब मुझे कोई और नई प्रॉब्लम लगी तब मैंने एक जगह पे हमारे गोल्डन टेम्पल के बाहर एक अंकल थे, वहाँ पे मलहम पट्टी करते थे और उन लोगों की करते थे जो नीडी थे, जो हार्ड जी, वर्कर्स थे, जी, रिक्शा जी। पुलिस थे और जो बेगर्स थे, और उनकी फ्री में मलहम पट्टी करते थे। तो उनके पास जाके सीखा कि ये भी ज़िंदगी है, ये भी है। तो बिल्कुल। आत्म, तेरे दुःख तो कुछ भी नहीं है, तू पता नहीं कहाँ पे जी। बैठी है और अपने आप को क्या देख रही है और क्या समझ रही है कि सब कुछ तूने देखा है? नहीं, ये हुँ, देख, जिनको डॉक्टर लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं है और इनके जख्मों में इतने-इतने कीड़े रेंग रहे हैं और ये लोग उनकी फ्री में कर रहे हैं। ज़रा जाके रेलवे ट्रैक्स पे देख, वहाँ पे जो बच्चे एक प्लास्टिक की बॉटल मिल जाए और उसको देख के खुश हो जाते हैं। गाड़ी में से किसी का गिरा हुआ खाना मिल जाए, उसको देख के खुश हो जाते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी है ना। तो उनकी तरफ देख के जीना सीखो, ना कि सुसाइड बिल्कुल। इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये ज़रूरी था कि उन सब के लिए कुछ किया जाए, चाहे थोड़ा-थोड़ा किया जाए, चाहे जितना हो सकता है आप करो ह्यूमैनिटी के तौर पे। आप सारी बातें भूल जाओ, आप बा सिर्फ़ ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखो। तो ये सारे काम करते-करते ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का आइडिया आया और घर पे बैठे एक ऐसा भूत सवार हुआ और जिस दिन मेरे मम्मा की जो मृत्यु हुई, सेम डे पे मैंने जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू की, उसी दिन लिखना शुरू किया ऑन द सेम जी, डे, जी, जी। 9th ऑफ मार्च। तो 10th ऑफ मार्च तक मतलब पूरे 2 दिन लगे और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज हुआ और एक और जगह पे दर्ज हुआ, ब्रेवो इंटरनेशनल जी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर इस तरह से मेरे कामों के बारे में, ये जो ग्रास रूट पे काम चल रहा था स्कूल का, जो मैंने स्लम एरिया के बारे में पहले डिस्कशन की जी। है, इसको देखते हुए फिर जो नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड एंड इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड ने मुझे जो है उस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया और मेरी मोटिवेशनल स्पीच की वजह से मुझे नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए जो नॉमिनेशन मिली है, उसके अलावा फॉर एवर स्टार इंडिया अवार्ड, इंडिया जी, क्रिएटिव जी, अवार्ड जी। मेरी क्रिएटिविटी के लिए। तो ये सारे के सारी नॉमिनेशंस मेरे इस 2020 में हुई है और पहली बार मैं मतलब इस साल के 10 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स में जो है सिलेक्ट हुई हूँ और 50 प्लस एनजीओज मुझे एज अ कोरोना वेरियर अवार्ड दे के सम्मानित कर चुकी हैं। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट इन सब का फ़ायदा तभी है जब हम दूसरों के लिए सोच के उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनको कभी भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, जी, उनको इस बिल्कुल। काबिल बना दे कि वो पूरी उम्र रोटी खा सके। क्या यार, एक बार हम दूसरे को भीख दे देंगे, वो सिर्फ एक टाइम का खाना एक खा टाइम पाएगा, का। दूसरे टाइम बिल्कुल, का नहीं खा बिल्कुल। पाएगा। जी, जी। तो जब ऐसा तक कुछ वो क्यों खुद ना करें ना। स्टैंड नहीं करे होंगे, जब तक वो खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक उनके उनकी लाइफ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कोई लाइफ फायदा नहीं तभी है। जी, लाइफ तभी संपूर्ण है, तभी पूरी होती है जब हम किसी की हेल्प कर पाएँ और हमारी हेल्प के बाद वो आगे कुछ कर पाएँ। तो ये करेक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आपकी तो लाइफ से बहुत बहुत इंस्पिरेशन ली है आतम जी। रियली मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपकी इंस्पिरेशन से लोगों को, आपकी जो स्टोरी है उससे लोग कितने इंस्पायर होते हैं। और मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, दूसरों की सेवा। खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हुए
आपने दूसरों की सेवा की, दूसरों को इस काबिल बनाया, इस तरह स्ट्रॉन्ग बनाया जैसे आप खुद। तो इन चीज़ों में ही विमेन जो है, जो औरतें हैं आज की डेट की, जो कि बहुत पिछड़े वर्ग की भी होती हैं, जिनको आगे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, किसी तरह का भी कोई सपोर्ट एक्चुअली नहीं मिल पाता। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है? देखिए, हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है कि हम न्यूज़पेपर पढ़े तो हर जगह पे नेगेटिविटी है, यहाँ पे ये हो जी गया, यहाँ बिल्कुल। पे इतने लोग मारे गए। और घर पे भी बात करें, ये दूध उबल गया, आज बाहर मत जाओ, ये हो गया, ये कांच टूट गया, ऐसे मत करो, इसको ऐसे जी नहीं जी बैठना, जी इसको ऐसे नहीं जी करना। मिथ्स। इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है कि हम लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सेकंड थिंग, हम पता क्या सोचते हैं यार? फॉर एग्जांपल, मैं किसी की बात नहीं करूँगी, मैं अपने ऊपर बात करती हूँ। जैसे जी एज अ कॉमन मैन मैं बात करूँगी, यार मैं तो सिर्फ 10,000 कमाती हूँ, ये कोरोना की वजह से मेरा जॉब जा चुका है, और डेफिनेट ये श्योर है बात कि मेरा जॉब जा चुका हुआ है, मगर मेरी हिम्मत नहीं गई। ठीक है? तो मैं सोचती हूँ, यार भगवान जी प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे भेज दो, मुझे कुछ ऐसा करने को दे दो। आप मुझे जैसे ही पैसे भेजेंगे ना, मैं 100 रुपये का या मैं 101 रुपये का ना मैं प्रसाद चढ़ाने आऊँगी, मैं अच्छा ये करूँगी, मैं वो करूँगी। भगवान जी बस आप मेरी सुन लो। अरे भगवान हम्म। से प्रार्थना ज़रूर करो। वो खुद आपको आपको इस काबिल बनाएगा कि आप उसके बनाए हुए बंदों की सेवा कर सको। मगर आपका जैसे वे गलत है, माँगने का जी जी तरीका गलत है बिल्कुल। ना, जैसे ठीक है ना? हम बोलते मैं हैं तो कि ऐसे बिना। कहती हूँ जी मैं तो ऐसे कहती हूँ कि अगर आपको अच्छा काम करना है ना, आपके मन में है मुझे करना है, मुझे करना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, तो छोड़ दो ये बात। आप बिल्कुल बिना पैसे के भी ऐसे काम कर सकते हो, कर सकते हैं। ऐसे दूसरों की सेवा कर सकते हो, जैसे एक पेड़ बिना कुछ बोले दूसरों को छाया देता है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे नोबल कॉज हैं जो आप बिना पैसे के कर सकते हैं। कभी भी अपने मन में ये ना लाइए। आप एक कदम बढ़ाएंगे ना, भगवान आपके पास 100 कदम बढ़ाएगा कि ठीक है वही। ये भी कर, आपको उसके लिए जब काबिल तक बनाएगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। ये तो एक बहुत नहीं बड़ी करेगा। कहावत भी है कि जब तक आप खुद नहीं कुछ अपने अपने लिए करेंगे, 2 कदम आप अगर बढ़ते हैं तो 4 कदम भगवान आपको आगे बढ़ाता है। तो वो आप ही की स्ट्रगल है, या आप ही का आत्मविश्वास है, या आपका खुद का अंदर का भाव है, जो कि आपको क्रिएट अपनी लाइफ को क्रिएट करने में मदद करता है। जो अपनी एग्जैक्टली। लाइफ जो आप नहीं कर पाते हैं, जो आप सोचते हैं कि आप करेंगे, लेकिन कभी कभी आप ये सोचते हैं जी पैसा नहीं है मेरे पास इसलिए नहीं कर पाएंगे। तो आप खुद को बनाने की सोचिए, खुद के लिए खुद सोचिए, और खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचिए, क्योंकि जब आप खुद के लिए कर पाएंगे तभी आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। एग्जैक्टली। जी 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 तो जी बहुत इस ज़रूरी हो जाता है कि अपने अंदर की जो ताकत है उसको पहचानो, क्रिएटिविटी को ढूंढो। ये बिल्कुल। कोरोना में हमको टाइम मिला है कि अपने अंदर को पहचानो, मी टाइम को जी इम्पोर्टेंस दो और कुछ करो। जी ये नहीं है फ्री बैठने का टाइम नहीं दिया भगवान ने, सोचने बिल्कुल। का टाइम दिया क्या करना है आगे आने वाले जी टाइम में। जी इसी तरह से महोदरी आपको अलग-अलग हस्तियों से, अलग-अलग पर्सनालिटीज़ से मिलवाएँगे, और हम आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। रियली आतुल जी, आपकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल थी, और मैं इसको कहानी नहीं कहूँगी, मैं तो ये कहूँगी इट इज़ रियली वेरी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर एवरी वुमन, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि अभाव में जीती हैं, हम्म। लेकिन कोशिश करती हैं कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन उन्हें हम्म। कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता आगे बढ़ने का। तो महोदरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके पास खुद का शॉप नहीं है, आपके पास खुद का ऑफिस नहीं है, अगर आपके पास अपनी किसी चीज को डिस्प्ले करने की प्लेस नहीं है, तो आप अपनी हर चीज को महोदरी पे डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज को हमारे महोदरी के थ्रू बता सकते हैं, जैसे हम आज आपका इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से लोग अपना इंटरेक्शन अगर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, या हमारी फाउंडर लेडी जो हैं
श्वेता खिलवानी जी, उनको कांटेक्ट कीजिए, या हमारी मीडिया पार्टनर धैर्य खिलवानी, उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगी आतिफ जी? प्लीज हमें, हमारी जो व्यूअर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए प्लीज कुछ मैसेज जरूर दीजिए आप। जी, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मेरा एक यही मैसेज है कि बीइंग अ लेडी अपने अंदर को पहचान के पहले तो अपने यहाँ से होने का काम है जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग, ज़रूरी है। यहाँ स्ट्रॉन्ग से होने। इंडिपेंडेंट होना हमें, और अगर यहाँ से इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर हमें इंडिपेंडेंट कोई नहीं करने आएगा, कोई नहीं करने आएगा, हमें खुद को इंडिपेंडेंट करना है। और अगर आपने यहाँ से सोच लिया तो आपके लिए रास्ते वो खुद भगवान बनाएगा, ये मेरा, आप लिख लीजिए बात। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी जैसे महोदरी ग्रुप की तरफ से मैम ने, संध्या मैम ने बताया है कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर है, आपके पेट में कोई हुनर है, वो चाहे किसी भी चीज़ का है, किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, तो आप अपने आप को आगे लेके आइए। जब आप अपने आप को आगे लेके आएँगे ना, तो फिर अपने मन से, अपनी रूह से पूछ के देखिएगा कि अब कैसा लग रहा है? अब बिल्कुल। तब फिर अपने मन से पूछ के देखना कि अब तुम इंडिपेंडेंट हो गई हो, तुम्हें कैसा आनंदित महसूस हो रहा है। जैसे कि मैम ने बता रहे थे कि आपके हाथ में कुछ भी हुनर है, लाइक आप इयररिंग्स बना सकती हैं, या आप ड्रेसेस बनाती है, कुछ नया बनाती है, कुछ भी अलग सा बनाती है, आप महोदरी में पोस्ट करिए। और मैं ब्रेन ट्रेनर हूँ जिसमें सिर्फ मैं 16 दिन में बच्चों को इस काबिल बना देती हूँ कि वो आँखों पे पट्टी डाल के कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी का माने वो टीवी पे भी बता सकते हैं, इस वक़्त टीवी पे क्या चल रहा है, आप सामने बैठे हैं, आप कहाँ पे बैठे हैं, कौन से रंग के कपड़े पहने, आपके पाँव में चप्पल कौन-सी रंग की, आपका लेफ्ट हैंड कहाँ है, राइट हैंड कहाँ है, और कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी सम निकाल सकते हैं। तो जी। ऐसे हुनर की मैं बात कर रही हूँ जो आपके अंदर है, अपने हुनर को पहचानिए, तभी 15 अगस्त को मनाने का एक असली मज़ा आएगा, एक अच्छा जो है आप अभाव महसूस करेंगी, ऐसा लगेगा कि अब सचमुच में जो है आप में चेंज आ गया है, और अगर आप में चेंज आ गया डेफ़िनेटली देश में चेंज तो आएगा ही आएगा। आएगी, आएगी। जी, आपने अपनी मिड ब्रेन के बारे में बात की, तो आप थोड़ा-सा ये बताइए, मिड ब्रेन आप ऑनलाइन भी करवाती हैं या फिर ये लाइव भी होता है, लाइव ही होता है? ये मैं दोनों तरह से करवाती हूँ, क्योंकि मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, तो जैसे भी कोई करना चाहे, जैसे महोदरी ग्रुप के आई थिंक मोस्टली लेडीज़ आउट ऑफ पंजाब ही हैं, या दिल्ली में हैं, या काफ़ी और जगह से भी कनेक्टेड होंगी। तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, विदिन 16 डेज़ में जो है आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे कोरोना टाइम की ही बात करें, या कोरोना टाइम से पहले या आने वाले टाइम की बात करें, हमारे बच्चे टिक के नहीं बैठते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, 2 पेज को लर्न करना 1-1 घंटा निकल जाता है, लर्न नहीं होता है, वो सुबह जाके पेपर में भूल जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी डाँट पड़े टीचर से रोना शुरू कर देंगे। जी, तो जी। ऐसी सारी प्रॉब्लम से ये ट्रेनिंग आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी, इतना फ़ायदा देगी कि आपके बच्चे का इंटेलेक्चुअल स्किल, जो इमोशनल स्किल है, और जो पढ़ाई का इम्प्रूवमेंट आप खुद देखेंगे। और ये जो मैंने बात बताई कि आँखों पे पट्टी बाँध के सब कुछ बताएँगे, ये पहले दिन से रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि तीसरे चौथे दिन से आएँगे, नहीं, पहले दिन से रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। आपका बच्चे को आप अपनी जेब से अगर कोई नोट निकाल के देंगे 2000 का, 500 का, या 100 का, या 10 का, उसका जो 9 नंबर्स का सीरियल नंबर होता है वो भी आपको पढ़ के दिखाएँगे। आप कुछ भी उनको टास्क देंगे, मैंने अभी जस्ट मैं जिनकी ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो कल मैंने उनके साथ जो किया था, क्योंकि मेरी हर दिन की एक्टिविटी नहीं होती, 16 डेज़ है तो 16 एक्टिविटीज़ मेरी नहीं होती। तो मैंने उनको एक कमरे में बिठा के दूसरे कमरे में इतना छोटा-सा कोई भी ऑब्जेक्ट लिया उनका, लाइक मेरी एक्टिवा की कीज़ थी, तो मैंने उनके दूसरे कमरे में छुपा के आई, और आँखों पे उनके पट्टी बाँधी हुई थी, वो खुद चल के उस कमरे तक गए और उस ऑब्जेक्ट को ढूँढा। ढूँढा, ओके, ओके।
तो तो आचम जी, इसकी क्या चार्जेस होते हैं आपके मिड ब्रेन के, जो आप क्लासेस लेती हैं, ऑनलाइन जी क्लासेस के आपके चार्जेस क्या होते हैं? और आप अपना कांटेक्ट नंबर भी सब लोगों को बताइए, ताकि आपको अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आपको कांटेक्ट भी कर सकें। जी। जी कोरोना से पहले जो इसके चार्जेस थे वो थे 10,000 प्लस टैक्स से, यानी कि नियर अबाउट 12,000 चला जाता था, मगर अब कोरोना की वजह से जो हमारे सीईओ ने इसके चार्जेस बिल्कुल आधे ही कर दिए हैं, तो इसके चार्जेस सिर्फ 6,000 रह गए हैं। तो आप 6,000 में जो है ये एक्टिव जो है ट्रेनिंग कर मिड। सकते हैं और अपने बच्चों को, यस, मिड ब्रेन। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको अगर आप चाहें कि अगर आपके पास डेली टाइम नहीं है, जब बच्चे किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो हम इसको वीकेंड्स में भी करवाते हैं, लाइक सैटरडे संडे, उसमें 2-2 3-3 घंटे का फिर हो जाता है ये जो सेशन जाता है। तो जी। इसके जो चार्जेस है वो टोटल सिर्फ 6,000 रह गए हैं, इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड हैं। इसमें आपको एक किट मिलती है जिसमें कार्ड्स होते हैं और एक ब्लाइंड फोल्ड होता है, तो ये किट भी आपको प्रोवाइड की जाती है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7986744676। मैं एक बार फिर नंबर रिपीट कर रही हूँ, 7986744676। तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी इस जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए, जो आप करवाना चाहती है अपने बच्चे को, जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 16 साल तक हैं, वो भी करवा सकते हैं। तो आप जब भी इसके लिए मतलब रिजल्ट्स देखने होंगे, मैं 2 दिन का डेमो भी देती हूँ। तो आफ्टर डेमो आपको पे करना होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो डेमो देख के अपना जो रिजल्ट्स को देख के, क्योंकि मैंने बताया कि वेरी फर्स्ट डे जो रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो 2 दिन डेमो मीन्स 2 दिन के रिजल्ट्स यू विल सी। तो जब भी आपके पास यही संदेश है मेरे, कि आपके पास कुछ भी हुनर होगा तो प्लीज़ आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो फैमिलीज़ हैं, फैमिली को कभी ना कभी देखिए, मैंने जैसे बताया कि टाइम कभी भी अच्छा आता तो बता के नहीं आता, बुरा आता तो बता के नहीं आता। तो जी। फैमिलीज़ को सपोर्ट करने का सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो लेडीज़ इतना सपोर्ट कर सकती हैं कि वो जेंट्स टाइम खराब आने पे डोल जाते हैं, कर सपोर्ट नहीं कर पाते। पाते। जी। तो जी। हम जी। ही एक ऐसा पिलर होती हैं फैमिली का, जो जी। उस वक़्त भी मतलब वो आड़े बन के, वो थंब बन के खड़ी हो जाती है टाइम के आगे, और फैमिली का मुश्किल टाइम कैसे झट से निकाल देती है। जी। तो जी। बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच को इंडिपेंडेंट करिए और आगे आइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में मोदी जी ने भी बोल दिया आत्मनिर्भर हो जाइए। तो जी। जी। अगर अभी भी नहीं हम सुनेंगे, अगर अभी भी हम आत्मनिर्भर ना हुए, तो फिर कभी नहीं हो पाएँगे, फिर इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारे लिए। जी। जी। जी, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, और साथ ही साथ इतना इंस्पिरेशनल आपने हम लोगों को किया है कि मुझे लगता है कि आपकी जो कहानी देखकर काफ़ी सारे लोग मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ, अगर उनके हाथ में कोई हुनर है, कुछ भी किसी भी तरह का, तो वो ज़रूर महोदरी में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ताकि दुनिया उन्हें देखे और दुनिया उनके जैसे बनने की कोशिश करे। सच में आपके जैसे बनने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। जैसे कि आपने स्ट्रगल में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, हर सिचुएशन में आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, और मेरे व्यूअर्स की तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से, और सभी लोग जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। मैं महोदरी को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ, और हर एक लेडी से मेरी यही विनती है कि प्लीज़, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद महोदरी, और अपने आप को आगे लेकर आइए, और दुनिया को बताइए आप कौन हैं और आपकी पार क्या है, और आप फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खंबा हैं, पिलर है। पिलर हैं। बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच।